बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ बायोम। आज आप लोगों का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट डायमेंशन एरर। एक बच्चे ने अभी पूछा था सर एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। मेडिकल के टर्म में हम उसको यूनिट डायमेंशन एरर और इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। बाकी स्टार्ट वहीं से हो रहा है। जो जीरो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, जो चैप्टर जीरो है फिजिकल वर्ल्ड, हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले है क्या क्या चीजें, स्टार्ट वहीं से हो रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चैप्टर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग ऑल। फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फिजिक्स में, उसके बारे में बात की गई है। फोर्सेस और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा चैप्टर जीरो है। उसको इंक्लूड करते हुए मेडिकल में जब हम जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ खुद के मेडिकल का जो कंटेंट है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते जाएं। तो यूनिट डायमेंशन एरर और इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा पहला चैप्टर है, इंक्लूडिंग फिजिकल वर्ल्ड। इसमें जब मैं बात करूंगा तो इसमें मैंने फिजिकल वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने इसमें कलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट डायमेंशन एरर इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रक्शन मैंने कहा था, एक बच्चे ने पूछा था सर ये आपने एक नोट्स भेजा है। हाँ, तो माय नेम इज रजनीश शर्मा, आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं। आपको एक लेक्चर नोट्स 1 करके आपके ग्रुप में मैंने डाल दिया है। लेक्चर नोट्स 1 मेरे फर्स्ट लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आपको फेयर कॉपी में लिखनी है, ठीक है। मेक ए फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में जैसे लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है आप बस उसको समझते हुए प्रॉपरली लिख लें, ठीक है। एक रफ कॉपी आप रखेंगे। जब मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन की वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा तो मैं 2-3 लेक्चर के बाद आपको पहला वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा जो आपको रफ कॉपी में सॉल्व करनी है। उसमें जो डाउट आएगा वो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, और वो जब मैं वर्कशीट का लाइव डिस्कशन दूंगा तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। और हो सकता है कि यदि कोई छोटा मोटा आपका डाउट रहेगा तो आपको उसी समय रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेक ए फेयर कॉपी जिसमें आप लेक्चर नोट्स 1 आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आप प्रॉपरली लिख लें। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप अपने आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 2-3 लेक्चर के बाद आपको वर्कशीट 1 प्रोवाइड कर देंगे जो आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। वो आप रफ कॉपी में प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और उसका डाउट भी आप मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जो ग्रुप आपका बना हुआ है उसमें आप देखेंगे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है उस पर, ठीक है। आप उस पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एक बार। यूनिट डायमेंशन एरर इंस्ट्रूमेंट आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि साइंस क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज साइंस। साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन दी थी। साइंस की सबसे बढ़िया डेफिनेशन अल्बर्ट आइंस्टीन की दी हुई है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉज। केवल लॉज का कलेक्शन नहीं है,
कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, केवल आपस में अनरिलेटेड फैक्ट्स का कोई कैटलॉग नहीं है। कैटलॉग जब आप पेंट खरीदने जाते हैं, जब आप पेंट को चूज करने के लिए जाते हैं, तो आपको एक कैटलॉग देता है अलग अलग कलर्स का। तो साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉज, कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, बट इट इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड विथ इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये साइंस की एक बेहतर डेफिनेशन किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने साइंस की ये डेफिनेशन दी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। ओके, हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि साइंस का ही एक ब्रांच है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या है? तो सबसे पहले मैंने साइंस की बात की, दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट इज फिजिक्स, और साइंस की डेफिनेशन जो अल्बर्ट आइंस्टीन दे सकता है वो हमने आपको बताई। ठीक है, दूसरी बात हम बात कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, इस ग्रीक वर्ड को कहते हैं बेटा फ्यूसिस। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसको हम लोग फ्यूसिस कहते हैं, और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। इसका मतलब जो फिजिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है जिसकी मीनिंग जो है वो नेचर है। इसका मतलब एक्चुअली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है वो नेचर को समझने का प्रयास है। ठीक है, व्हेन ह्यूमन माइंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ नेचर, व्हेन ह्यूमन माइंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ नेचर, देन attained concepts, datas are called physics। जब ह्यूमन माइंड ने फिजिक्स को समझने का प्रयास किया तो जो डाटा हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो भी मिले, उस जो ऑब्जर्वेशन मिले, जो लॉज मिले, वो सब फिजिक्स के अंदर आए। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स, इसके बारे में हमने बात किया कि जब ह्यूमन माइंड ने नेचर को समझने का प्रयास किया, अपने आसपास की चीजों को समझने का प्रयास किया, जैसे फ्लो ऑफ रिवर समझने का प्रयास किया तो फ्लूड आया, इलेक्ट्रिसिटी समझने का प्रयास किया, हीट समझने का प्रयास किया, सन और अर्थ के मूवमेंट को समझने का प्रयास किया, तो ह्यूमन माइंड ने जब अपने आसपास नेचर में चलने वाली घटनाओं को, नेचर में चलने वाली चीजों को जब ऑब्जर्व किया, तो उससे जो लॉज आए, उससे जो ऑब्जर्वेशंस आए, उससे जो कॉन्सेप्ट आए, उससे जो डाटाज आए, उन्हीं का कलेक्शन एक्चुअली फिजिक्स में आया। मतलब एक तरीके से फिजिक्स क्या है? अपने नेचर में आसपास में जो भी इवेंट हो रहा है उसका एक एक्सप्लेनेशन है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी डाटा है, जरूरी ऑब्जर्वेशंस है, ये फिजिक्स के अंदर आया। तो मैंने दोनों चीजें आपको एक बार बताई कि साइंस क्या है। साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉज एंड कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स। साइंस केवल लॉज का कलेक्शन नहीं है, केवल अनरिलेटेड चीजें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का लाइट से रिलेशन है कि नहीं, इससे है कि नहीं, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है। साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉज, कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, बट इट इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड विथ इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। एंड साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स जो नेचर के इवेंट को एक्सप्लेन करने के काम में आता है। हमारे आसपास की चीजों में जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने का काम करता है कौन? फिजिक्स। फिजिक्स को एक्चुअली बेटे दो पार्ट में बांटा गया। अभी हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 0 है। ठीक है, यह आप ध्यान रखें कि फिजिक्स शुरू से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और ये यूनिट डायमेंशन एरर चैप्टर बहुत बार 2 क्वेश्चन देके चला जाता है मेडिकल में, और हमारे पढ़ाने का ज्यादातर जो एक्सपेक्ट होगा बेटा वो मेडिकल से रिलेटेड होगा, इंक्लूडिंग योर एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी पर फोकस करते हुए सारी बातें इस तरह करेंगे कि हम मेडिकल को लेके टेंड हो सके। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूं कि फिजिक्स को एक्चुअली 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक तो हिस्सा आया बेटा क्लासिकल फिजिक्स का और एक हिस्सा आया मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ड्यूरिंग द लेक्चर आपको कुछ लिखना नहीं है। अभी आप केवल रफ कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं, वो भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहूंगा तो आप उसका आंसर मुझे यहां लाइव चैट में देते रहें। ओके शिवम, साउंड इज नॉट वेरी क्लियर, इट इज वाइब्रेटिंग। तो अभी आप केवल एक रफ कॉपी लेके बैठा है,
आज आप एक टेंडेंसी बना लें किस तरह हमें पढ़ना है बेटा। फेयर कॉपी आपको मेरे लेक्चर नोट्स के लिए यूज करनी है, वो ऑलरेडी बहुत डिजाइन कर करके मेरा लिखा हुआ है, आप उसे प्रॉपरली समझ के लिख लें। अभी आप एक रफ कॉपी रखें, लाइव लेक्चर को सुनते हुए आप एक रफ कॉपी रखें, कोई अच्छी चीज आप उस पर हल्का लिखें, या किसी क्वेश्चन का आंसर बना के यहां आप मुझे लाइव रिप्लाई दे सकते हैं। तो जब आप मुझे लाइव रिप्लाई यहां पे देंगे तो उसे मैं देख करके बता सकता हूं सही है गलत है या उसमें कोई दिक्कत है, और मुझे ये भी पता चलेगा कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो मैं छोटे मोटे क्वेश्चन जब आप पूछूंगा यहाँ पे ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर, तो आप इसमें जो लाइव रिप्लाई आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, लाइव लेक्चर के दौरान आप फेयर कॉपी ज्यादा बनाने पे नहीं रखें, आप समझने पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे। ठीक है, और फेयर कॉपी आप लेक्चर नोट्स जो है उससे आप प्रॉपर तैयार करें, और आप फर्स्ट डे से ही ऐसा करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, लैगिंग नहीं रहेगी। तो हम लोग बढ़ते हैं बेटा। फिजिक्स को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आया और एक जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आया। क्लासिकल फिजिक्स जो बना बेटा वो बिफोर 1905 की फिजिक्स थी, और मॉडर्न फिजिक्स जो बना वो आफ्टर 1905 की फिजिक्स थी। क्लासिकल फिजिक्स इज बिफोर 1905 एंड मॉडर्न फिजिक्स इज आफ्टर 1905। ये 1905 से हमने फिजिक्स को क्यों डिवाइड किया? 1905 is the year when Einstein get the Nobel Prize for the explanation of photoelectric effect। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए 1905 में। तो आइंस्टीन के उस नोबेल प्राइज के ईयर के पहले की फिजिक्स को हमने क्लासिकल फिजिक्स में, और 1905 के बाद की फिजिक्स को हमने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रखा। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बेटा कि जो फिजिक्स है उसको हमने दो टुकड़ों में बांट दिया। एक हिस्सा हमारा क्लासिकल फिजिक्स बन गया, एक हिस्सा, और एक हिस्सा हमारा मॉडर्न फिजिक्स बन गया। हमने ये आपको बताया कि ये 1905 से बटा बिफोर 1905 जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में बना, एंड बेटा आफ्टर 1905 जो है वो मॉडर्न फिजिक्स बना। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या आए? इसके अंदर बेटा मैकेनिक्स आया, मतलब 11th का जो हमारा फर्स्ट बुक है, द फर्स्ट बुक ऑफ 11th इज एक्चुअली मैकेनिक्स। फर्स्ट बुक जो है हमारी 11th की वो मैकेनिक्स है बेटा। ये मोशन ऑफ बॉडी के बारे में स्टडी करती है, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन ऑफ बॉडी के बारे में हमें स्टडी देती है। तो ये मैकेनिक्स जो है, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें न्यूटन्स का इफेक्ट ज्यादा रहा, और फिजिक्स के ज्यादातर टुकड़ों में न्यूटन ने अपना कोई ना कोई लॉ, अपना कोई ना कोई डाटा ऑब्जर्वेशन जरूर दिया। तो क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मेशन में न्यूटन्स एरा कह सकते हैं हम इसको, और मॉडर्न फिजिक्स के बाद जो है वो हम कह सकते हैं कि ये आइंस्टीन एक इंपोर्टेंट साइंटिस्ट रहा, उसका भी एरा कह सकते हैं, क्योंकि 1905 उसी से बांटा गया। ठीक है, तो अभी हम चीजों को समझते हैं बेटा। मैकेनिक्स यहां आया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी यहीं आया, मतलब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं हम यहां पे, ये भी यहीं पे आया। हीट के बारे में भी यहीं पढ़ा जाता है, ऑप्टिक्स के बारे में यहीं पढ़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं हीट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ये हिस्सा जो है ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आया। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या आया बेटे? 1905 के बाद जो चीजें हुई, जैसे एटॉमिक फिजिक्स, अबाउट द एटम, रदरफोर्ड ने बताया अबाउट द एटम। ठीक है, नील्स बोर ने बताया, सोमरफील्ड ने बताया। तो ये जितने भी साइंटिस्ट 1905 के बाद आई, या जो भी फिजिक्स 1905 के बाद बनी, वो एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आए। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स आया। एक बात और तय हुई कि आफ्टर 1905 में जितनी भी फिजिक्स बनी, इन सबको नोबेल प्राइज भी जरूर मिला होगा, क्योंकि ये 1905 के बाद की फिजिक्स है। तो एटम से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हुए उन सबको नोबेल प्राइज मिला होगा। तो एटम से रिलेटेड रिसर्च आपको पता है रदरफोर्ड ने किए, नील्स बोर ने किए, सोमरफील्ड ने किए, प्लैंक ने किए। तो इन सबको नेचुरली क्या मिला होगा? नोबेल प्राइज की तरफ ये गए होंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जब जाएंगे, जेम्स चैडविक, मैडम क्यूरी,
तो इन सबको क्या मिला होगा, नोबेल प्राइज मिला होगा। तो एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें जो हैं बेटे ये कहां आई, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आई। ठीक है, तो 1905 से फिजिक्स को बांट दिया गया। 1905 से पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स में आई, और 1905 के बाद की जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आई। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने ये बताया आपको कि साइंस क्या है, साइंस की एक बेहतर डेफिनेशन अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दी, फिजिक्स क्या है, ये किससे बना, ये फ्यूसिस से बना है जिसकी मीनिंग ही नेचर होती है, फिजिक्स को कितने टुकड़ों में बांट दिया गया इसके बारे में हमने बात की, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की हमने बात की। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ध्यान देंगे जरा, ध्यान दें बेटे, अभी मैं बात कर रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल वर्ड है ये फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका आप वेट निकाल सकते हैं, वो जो है वो फिजिकल क्वांटिटी में आया। ए क्वांटिटी विच कैन बी, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका हम वेट निकाल सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है बेटा। एक क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका हम वेट निकाल सकते हैं, ये किस में आता है बेटे, फिजिकल क्वांटिटी में आता है। ठीक है, अब जैसे बहुत चीजें हैं, जैसे मास, तुम नापते हो 5 किलो 10 किलो, टाइम तुम मेजर करते हो इतना टाइम हो चुका है, लेंथ तुम मेजर करते हो, लेंथ मीटर में सेंटीमीटर में, फोर्स तुम मेजर करते हो, ठीक है, एवरीथिंग तुम मेजर करते ही हो। तो एक्चुअली इस वर्ल्ड में लगभग जितनी चीजें हैं तुम उसको मेजरमेंट या उसका वेट करते हो। फिर फिजिकल क्वांटिटी में क्या नहीं आएगा, कौन सी चीज होगी जो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगी, जैसे सैरोनेस, हैप्पीनेस, जैसे आप कितने दुखी हैं इसको तो आप मेजर नहीं कर सकते, या कोई भी कितना दुखी है, तो जो सैरोनेस है वो नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, हैप्पीनेस दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट और वेट कर सकते हैं, वो सभी किसके अंदर आ गए, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ गए। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, ये क्या क्या है, जैसे हैप्पीनेस है ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आएंगे, सैरोनेस है ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आएंगे, इतनी बातें बहुत है। ठीक है, अच्छा एक वर्ड हमारा यहां पे और आया बेटा कि मेजरमेंट क्या है, एक वर्ड हमारा और आया मेजर्ड, मतलब मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट एक्चुअली एक प्रोसेस है। व्हाट इज मेजरमेंट, ठीक है, तो मेजरमेंट इज एक्चुअली ए प्रोसेस, मेजरमेंट जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, कैसे, मेजरमेंट इन ए प्रोसेस इन विच वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट बाय कंपैरिजन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड अमाउंट। जैसे बेटा मैं कह रहा हूं यहां पे लेट सपोज कि कुछ आम है और ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मैंगो है 1 किलो, तो इस 1 किलो का यदि ये 2.5 टाइम्स है तो ये 2.5 किलो आ गया। इस मैंगो का मेजरमेंट कैसे हुआ, आपने इस मैंगो का मेजरमेंट कैसे किया, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ कंपैरिजन किया तुमने, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ कंपैरिजन किया। ठीक है, तो व्हाट इज ए मेजरमेंट, मेजरमेंट इज प्रोसेस, measurement is a process to know the amount, to know the magnitude of amount by comparison from a standard amount। हमने उसके एक स्टैंडर्ड अमाउंट को चूज कर लिया है, हमने मान लिया है कि किलो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है
और उसके कंपैरिजन में कितने गुना है उससे मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट एक्चुअली क्या है? मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ कंपैरिजन है। जो मेजरमेंट है वो किसी स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ कंपैरिजन है किसी चीज का, ठीक है। तो व्हाट इज ए मेजरमेंट? मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन फ्रॉम स्टैंडर्ड अमाउंट। ओके बेटा, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट होगी। मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट क्या है? इस स्टैंडर्ड अमाउंट को यूनिट कहते हैं, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी मेजरमेंट के दो हिस्से हो जाते हैं बेटा, एक मैग्नीट्यूड और एक वो स्टैंडर्ड अमाउंट जिससे कंपैरिजन चल रहा है। तो उस स्टैंडर्ड अमाउंट को यूनिट कहते हैं। दैट स्टैंडर्ड अमाउंट इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यूनिट सिस्टम क्या होते हैं? यूनिट सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट सिस्टम क्या है। सबसे पहले यूनिट सिस्टम तीन थे, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। पहले तीन यूनिट सिस्टम थे, एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम और एफपीएस यूनिट सिस्टम। पहले तीन यूनिट सिस्टम थे बेटे। पहला था लेंथ को नापने के लिए, तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी। लेंथ को नापने के लिए, मास को मेजर करने के लिए और टाइम को मेजर करने के लिए। तो एमकेएस सिस्टम क्या है? एमकेएस सिस्टम क्या है? एमकेएस सिस्टम एक सिस्टम है इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलो एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। एमकेएस, एमकेएस इज ए यूनिट सिस्टम। शुरू में तीन यूनिट सिस्टम थे मेजरमेंट के, ठीक है। तो एमकेएस इज ए यूनिट सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलो एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। लेंथ को मीटर में, मास किलो में एंड टाइम को सेकेंड। एमकेएस, तो इसको कह देते हैं अपन एमकेएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम and time is measured in second. In which length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second is called CGS system. तो ये हो गया बेटा CGS system, ठीक है। This one is CGS system. अब जरा इधर ध्यान दें, FPS system हम बात कर रहे हैं किसकी? FPS system की बात कर रहे हैं। एफपीएस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। एफपीएस सिस्टम क्या है? इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। दैट इज एफपीएस सिस्टम, ठीक है। कन्वर्जन आपको पता है बेटे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 फुट जो होता है, 1 फुट जो होता है वो लगभग 0.3 मीटर के बराबर होता है या 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो 1 फुट है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाता है, और जो 1 पाउंड है, 1 पाउंड जो है वो लगभग 0.45 किलो या 450 ग्राम के इक्वल होता है। 1 पाउंड जो है वो लगभग 0.45 किलो या 450 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन ये पहले किसी फिजिकल क्वांटिटी, पहले तीन ही चीजें नापी जाती थी। लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम क्या है। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट स्टार्ट हुआ था वो तीन क्वांटिटी का ही हुआ था बेटा, ठीक है। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते थे। क्या होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? हम इस पर अभी आगे बात करेंगे। अभी हम यूनिट सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। उस समय जो है वो 3 यूनिट सिस्टम काम में लिए जाते थे। एक तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या है? इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलो एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। एमकेएस। CGS system is a system in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. FPS is a unit system in which length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in second. ठीक है, शुरू में तीन ही थे,
लेकिन बाद में जब नीड बढ़ती गई, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड का दायरा बढ़ता गया, उसमें करंट जैसी चीजें आ गई, हमने इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी स्टार्ट कर दी। बाद में जब टेम्परेचर जैसी चीजें आ गई, हमने उसकी भी स्टडी स्टार्ट कर दी। बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कौन सी चीज की ब्राइटनेस कितनी है, एक कैंडल कितनी चमक देता है, एक बल्ब कितना चमक रहा है, और एक ये, तो हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी। तो जब हमारा स्टडी का थोड़ा सा दायरा बढ़ा बेटे, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम लगा दिया हमने। और इसका एक दिक्कत भी था कि कहीं वर्ल्ड के किसी कोने में एमकेएस सिस्टम काम में लिया जा रहा था, तो किसी में एफपीएस सिस्टम, हम लोग फुट पाउंड पे चलते थे उस समय, अलग अलग सिस्टम काम में ले रहे थे लोग, ठीक है। तो आप बातों को समझें कि बाद में एसआई सिस्टम ले आया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ले आया गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या था, इन तीनों सिस्टम के बजाय बाद में एसआई सिस्टम आ गया। एसआई सिस्टम एक मॉडिफाइड सिस्टम था एमकेएस का, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, एक्सटेंडेड फॉर्म था ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, एमकेएस सिस्टम का। एसआई सिस्टम जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। एसआई सिस्टम इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, वेयर सीजीएस, देखो बेटा केमिस्ट्री में जो है श्रेयांश, केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें चलती थी पहले, वो सब सीजीएस सिस्टम में ही चलती थी। अभी भी ज्यादातर यूनिट सीजीएस सिस्टम में केमिस्ट्री में काम में लेते हैं, तो सीजीएस सिस्टम भी बहुत यूज होता था। एमकेएस सिस्टम जो है वो काफी काम में होता था, हम लोग इधर एफपीएस सिस्टम काम में लेते थे, ठीक है, ओके। तो अब इधर, लेकिन बाद में जिनेवा में ये मीटिंग हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये मीटिंग थी कि कौन कौन सी क्वांटिटी को हमें और फंडामेंटल में लेना होगा और उसके यूनिट क्या होंगे। तो उस समय ये एक सिस्टम निकल के आया, इंटरनेशनल सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंडेड फॉर्म था। जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई, ठीक है। पहले केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन जब एसआई सिस्टम आया तो 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल में ले गया और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आ गई बेटा, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आ गई, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से थे, इसकी बात करेंगे हम लोग। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से थे, तो यहां मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल क्वांटिटी के। इधर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसका यूनिट क्या हो सकता है। चलो सबसे पहले तो मैं देखता हूं, मैं कह रहा हूं लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बाद में हो गए बेटा। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इनकी यूनिट क्या रहे, तो हम केवल इसके यूनिट की साइन लिख देते हैं, या चलो पूरा लिख देते हैं पहले यूनिट। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड,
current is measured in ampere, temperature is measured in Kelvin, amount of substance is measured in mole and luminous intensity is measured in candela। ये इसकी यूनिट है, कंप्लीट यूनिट लिखी गई है कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिनेवा में मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि अब इंटरनेशनल सिस्टम में, मेजरमेंट के इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसा यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम फॉलो करे, उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी रहेंगी और कौन किस में मेजर की जाएंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी और इसकी यूनिट क्या क्या थी? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला। इसके साइन क्या है? इसके यूनिट का साइन क्या है? यूनिट की साइन बेटा, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी, सेकेंड एस, एम्पियर ए, केल्विन के, मोल को एम ओ एल और कैंडला को सी डी। ये साइन है। इसका मतलब किसी का लेंथ लिखना है तो सिंपली 5 मीटर, उतना मीटर नहीं लिख के 5m लिख दिया जाएगा। यदि किसी का टेम्परेचर बताना है तो 273 केल्विन, तो ये हो गया बेटा केल्विन, मतलब पूरा नहीं लिखना, केल्विन लिख देंगे हम उसकी यूनिट में। अमाउंट ऑफ गैस बताना है मुझे तो 5 मोल, दिस वन इज द 5 मोल, ठीक है, ओके। एम्पियर बताना है 5 एम्पियर, तो ये इसका साइन है बेटा, ये यूनिट के साइन है, साइन ऑफ यूनिट। मीटर को एम से, किलोग्राम, सेकेंड। अच्छा, जब डायमेंशन लिखने की बात आएगी, ये वर्ड आपके लिए नया हो गया, डायमेंशन लिखने की बात, तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग डायमेंशन के आसपास चले जाते हैं, तो उस समय हम बात करेंगे बेटा इसके बारे में, ठीक है। तो जब हम डायमेंशनल साइन की बात करेंगे, जब हम डायमेंशनल साइन की बात करेंगे, ठीक है, डायमेंशनल साइन की बात जब हम करेंगे तो ये डायमेंशनल साइन क्या होगा, इस बात को आप समझें। हम लोग जब डायमेंशनल साइन की बात करेंगे तो लेंथ की डायमेंशनल साइन होती है एल, मास की डायमेंशनल साइन होती है एम, टाइम की डायमेंशनल साइन टी, करंट की डायमेंशनल साइन ए, टेम्परेचर की डायमेंशनल साइन थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशनल साइन म्यू एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशनल साइन सी डी। डायमेंशनल साइन क्या है? मतलब जब हम डायमेंशन लिखने की बात करेंगे, जब हम डायमेंशन लिखने की तरफ जाएंगे तो ये हम काम में ले सकते हैं। डायमेंशन लिखने के लिए हम जब जाएंगे बेटा तो हम लेंथ को एल लिखेंगे जब डायमेंशन लिखना होगा। जब यूनिट लिखनी होगी तो हम यूनिट के साइन ये काम में लेंगे, लेकिन जब डायमेंशन लिखना होगा तो मास को हम कैपिटल एम लिखेंगे, टाइम को हम कैपिटल टी लिखेंगे, करंट को कैपिटल ए लिखेंगे, टेम्परेचर को कैपिटल थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम म्यू लिखेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग सी डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आया कि किस तरीके से कैसे बातें चलेंगी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पहले जो यूनिट सिस्टम थे वो 3 थे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, और उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी 3 थी। कौन कौन? लेंथ, मास और टाइम। पहले इन्हीं 3 का मेजरमेंट हुआ, लेकिन बाद में इंटरनेशनल सिस्टम जब बना तो इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आई और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट क्या रहेगी कॉमनली ऑल ओवर द वर्ल्ड, और डायमेंशनल साइन क्या रहेगा, इसके बारे में बात की गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम बना उसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आई। अच्छा, इन्हें फंडामेंटल क्यों कहा गया और इन्हें सप्लीमेंट्री क्यों कहा गया, वो हम अभी बात करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम एक बार इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझें कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, ठीक है। तो व्हाट आर द 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? यहां पे आप ध्यान दें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 रही। अब आप बात समझिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आखिर क्या है
इसकी बात करेंगे हम, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करेंगे। इसमें दो क्वांटिटी सप्लीमेंट्री के अंदर आई बेटा, एक तो आया एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक चीज आई एंगल। एंगल तुम्हें पता है दो लाइन के बीच का एंगल होता है। जैसे लेट सपोज कि ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ मान लो कि दिस वन इज द लाइन, और दूसरी लाइन हमारे पास ये है। तो ये जो दो लाइन के बीच में जो सबस्टैंड हो रहा है ये दैट इज द एंगल, इसी को अपन एंगल कहते हैं। इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, और एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। ये आप छोटी मोटी चीज आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान देंगे जरा, एंगल एक्चुअली क्या है, एंगल है क्या चीज, एंगल जो है बेटा दिस वन इज थीटा, ठीक है। दो लाइन के बीच में होता है बेटे, ये दो लाइन है, एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा, और दिस वन इज कॉल्ड एंगल। इसको हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल थीटा क्या होता है, ये होता है आर्क बाय रेडियस। एंगल ये होता है मेजर्ड इन रेडियन, इसको मेजर किया जाता है रेडियन में, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये वाला यहां से यहां तक जो है बेटा ये है आर्क, और ये वाली जो चीज है ये है रेडियस, ठीक है। ये वाला जो यहां से यहां तक है दैट इज द आर्क, और दिस वन इज रेडियस। ये आर्क है और ये जो चीज है ये रेडियस है, ठीक है। तो एंगल जो होता है वो क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। समझे आप बात, एंगल जो होता है बेटे वो आर्क बाय रेडियस होता है। ये दो लाइन के बीच सबस्टैंड होता है, मेजरमेंट इसका रेडियन में करते हैं, और पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल। दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल। जो सेकंड है वो है सॉलिड एंगल, ठीक है। एरिया वेक्टर, एरिया यूं कह देता हूं मैं, कोई एरिया किसी पॉइंट पर जो एंगल सबस्टेंड करता है वो सॉलिड एंगल कहलाता है। कोई एरिया किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म करता है। मैं एक स्मॉल एरिया ले रहा हूं बेटा, जैसे लेट सपोज कि मैं एक स्मॉल एरिया मैंने ये वाला लिया, दिस वन इज ए वेरी स्मॉल शेडेड एरिया। मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है, और ये किसी पॉइंट पर जो एंगल सबस्टैंड कर रहा है, ये किसी पॉइंट पर जो एंगल सबस्टैंड करता है दैट इज, ये वाला जो एंगल सबस्टैंड होता है दैट इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं बेटा कि लेट सपोज कि आप एक एरिया ले लें। पहले सबसे पहले यू हैव टू चूज ए एरिया, ओके। जैसे लेट सपोज कि मैंने ये एक एरिया ले लिया, ठीक है। मैंने ये जो यहां से यहां तक हाँ था, इसको हमने इधर एरिया लिया, ठीक है। और इस पॉइंट पर अब हमने इसको एंगल सबस्टेंड करने के लिए कहा, तो ये स्मॉल एरिया एंगल सबस्टेंड करेगा। इस पूरे को इस पॉइंट की तरफ लाओगे, सभी को, और इस पूरे को इधर पॉइंट की तरफ लाओगे, तो ये जो एक गोल सा अंदर एक बटेगा वो बनेगा बेटा सॉलिड एंगल। आप इसको समझने के लिए आप यूं समझें, आइसक्रीम का जो कोन होता है बेटा, आइसक्रीम कोन में जो अपन खाते हैं, ऊपर एक एरिया बनाया हुआ है और नीचे एक पॉइंट है। तो ऊपर का जो एरिया है वो नीचे पॉइंट पर जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है वो होता है सॉलिड एंगल। तो हम किसी भी स्मॉल एलिमेंट एरिया को, स्मॉल एलिमेंट एरिया इसलिए लिया है ताकि डिस्टेंस पॉइंट के साथ नहीं बदले। यदि हम बड़ा एरिया लेट सपोज ऐसे ले लें बेटा, और किसी पॉइंट से डिस्टेंस देखें तो हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है किसी लार्ज एरिया का। जैसे लेट सपोज ये लार्ज एरिया लिया, यहां रखा, तो उसका इससे डिस्टेंस अलग होगा और जिसके नजदीक है उससे अलग होगा, ठीक है। तो आप बातों को यूं समझें कि कोई भी स्मॉल एरिया किसी पॉइंट पर जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉलिड एंगल हुआ है, ठीक है, जैसे लेट सपोज ये जो हमारा सॉलिड एंगल हुआ है, मैं इसको कह रहा हूं डीए वेक्टर, या मैं इसको डीएस कह देता हूं या डीए कह देता हूं, ये मैं आर कह देता हूं। तो जो डी ओमेगा है, डी ओमेगा स्मॉल एंगल, दैट इज डीए बाय आर स्क्वायर, एरिया वेक्टर बाय आर स्क्वायर, ये होता है बेटा मेजर्ड इन स्टेरेडियन।
मेजर्ड इन स्टेरेडियन, इसको जो मेजर किया जाता है वो स्टेरेडियन में किया जाता है। हम एंगल के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे जब हम मैथ्स, अगला चैप्टर जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे मैथमेटिकल एड में, तो हम एंगल के बारे में और लार्ज स्केल पर स्टडी करेंगे। और जब हम 12th में एक चैप्टर पर जाएंगे, गॉस लॉ की तरफ जब जाते हैं, एक पॉइंट आता है वहां हम सॉलिड एंगल को थोड़ी सी और लार्ज स्टडी में ले सकते हैं। लेकिन अभी काम के लिए हमारे पास इतनी चीजें, हमारी पास इतनी नॉलेज होनी काफी है कि जो एंगल है वो दो लाइन किसी पॉइंट पर सबस्टेंड करता है, और यह भी सॉलिड एंगल में इतनी नॉलेज काफी है कि ये एरिया वेक्टर किसी पॉइंट पर जो एंगल सबस्टेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। यहां जो डी ओमेगा है बेटा, ये स्मॉल सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डी ए है वो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ये वाला जो है उसको हम डी जो है वो यहां स्मॉल के लिए काम में लिया है मैंने, तो ये डी ओमेगा जो है वो स्मॉल सॉलिड एंगल के लिए है। सर, व्हाई दीज टू क्वांटिटी टेकन एज सप्लीमेंट्री एंड व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड विथ फंडामेंटल? इस क्वेश्चन का जवाब श्रेयांश बस अभी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अभी दो चीजें हमने पढ़ी बेटा, एरिया वेक्टर किसी पॉइंट पर जो बनाता है उसको कहते हैं सॉलिड एंगल, और दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल। ठीक है, अच्छा, अब इसे सप्लीमेंट्री में क्यों लिया गया और उससे फंडामेंटल में क्यों लिया गया, इस बात का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं अगली बात पर। हम लोग दूसरी बात पर क्या बात कर रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसको मैं तीन पार्ट में बांट देता हूं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। सर, फिजिक्स में मैथ्स यूज होने वाला, मैथ्स पहले पढ़ा देते तो अच्छा रहता बेटा। मैथ्स हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां जो मैथ्स काम में आएगी हम वहां पे वो मैथ्स पढ़ लेंगे। ठीक है, कैसे होगा ये बता दिया। पहला चैप्टर हम लोग यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन नीट में इससे आता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर, तो उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, और तीसरा चैप्टर जब आपको 1D पढ़ाया जाएगा काइनेमेटिक्स, उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया जाएगा। ओके बेटे, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, पूरी मैथ्स पढ़ाई जाएंगी, मैथ्स पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन मैथ्स से जनरली डायरेक्ट तो क्वेश्चन आता नहीं बेटा, तो मैथमेटिकल एड जो है वो वेक्टर में, जब मैं वेक्टर पे जाऊंगा तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि वेक्टर में सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री काम में आएगी। और जब हम काइनेमेटिक्स में जाएंगे बेटा, तो वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम में आता है, ग्राफ। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और ग्राफ का जो हिस्सा है बेटा, वो काइनेमेटिक्स से पहले पढ़ा दिया जाएगा। इससे एक फायदा ये होगा बेटा कि थोड़ी फिजिक्स भी डिलीवर होती रहेगी, नीट का क्वेश्चन भी प्रिपेयर होता रहेगा आप लोगों का। जैसे यूनिट डायमेंशन एरर जनरली लोग लास्ट में पढ़ाते हैं और फंस जाता है ये चैप्टर हमारा, तो ये 2 क्वेश्चन का है, औरों से बहुत इंपॉर्टेंट है, बच जाता है। तो हम पहले यूनिट डायमेंशन एरर पढ़ लेंगे बेटे, उसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे, तो वेक्टर से पहले हम मैथमेटिकल एड में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेंगे, और काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और ग्राफ पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, इसलिए आप चिंता ना करें। ओके,
ठीक है संकेत, आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which can be expressed independently is called fundamental quantity. Those quantity which can be expressed independently is called fundamental quantity. जैसे मैं लिखता हूं बेटा मास को मैंने लिख दिया 5 किलो, क्या मास को बताने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, क्या मास को बताने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। मास को जैसे मैंने लिख दिया बेटा 5 किलो, ठीक है, तो इसको टाइम 5 किलो 30 सेकेंड तो बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मास इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया जा सकता है। टाइम लिखा हमने, टाइम को लिखा हमने 10 सेकेंड, क्या इसके साथ मास को बताने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। हमने बताया बेटा लेंथ, तो क्या इसके साथ इनमें मास या टाइम को बताने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। हमने बताया करंट, ये बिल्कुल बेसिक बात दिमाग में रखें कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चा चाहे टारगेट का या फाउंडेशन का, ये चैप्टर आपको क्वेश्चन दे के जाएगा। डायमेंशन एनालिसिस एंड एरर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ठीक है। यहां ध्यान दें, लेंथ, करंट, तो इनको लिखने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होते हैं जिन्हें लिखने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं? डराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी विच इज रिटन विद द हेल्प ऑफ, दोज क्वांटिटी विच इज रिटन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से लिखी जाती हैं, ये डराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। जैसे मैं लिख देता हूं बेटा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तुम्हें पता है मीटर पर सेकेंड में मेजर होता है, तो इसके लिए तुम्हें पता है लेंथ की जरूरत है, इसके लिए तुम्हें पता है टाइम की जरूरत है। तो जो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, थोड़ा सा अभी लेक्चर को बेटा आगे बढ़ने दें शिवम, या आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। अभी एक आध लेक्चर में इस चैप्टर को थोड़ा डिजाइन होने दें, ठीक है। और यदि आप में से कोई टारगेट का स्टूडेंट है तो आप ये ध्यान रखें बेटा, इनिशियली 1-2 लेक्चर आपको स्लो लग सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ फाउंडेशन 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको प्रॉपरली यूज करें, प्रॉपरली देखें, प्रॉपरली नोट्स बनाएं, ठीक है। टारगेट का कोई बच्चा इनिशियली 1-2 लेक्चर जब तक मैं डायमेंशन लिखूं, उसे हो सकता है कि स्लो लगे, 12th पास आउट बच्चे को, और इसमें 10 to 11th मूविंग ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा इनिशियली इसको स्लो रखना होता है बेटा, ठीक है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, आपको बता दूं मैं कि यूनिट डायमेंशन एरर और वेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना बढ़िया आपका बेसिक तैयार होगा, आप आगे की फिजिक्स को उतनी स्ट्रांग कर पाएंगे, ठीक है। आप ध्यान देंगे जरा यहां पे, वेलोसिटी एक डराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक डराइव्ड क्वांटिटी है बेटा। क्यों है ये वेलोसिटी डराइव्ड क्वांटिटी? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से लिखी गई है। वैसे ही फोर्स एक डराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि फंडामेंटल की हेल्प से लिखी जाती है। वैसे एक्सेलरेशन एक डराइव्ड क्वांटिटी है, वैसे वर्क एक डराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये सब बेटा एक डराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि फंडामेंटल की हेल्प से लिखी जाती हैं, ठीक है। तो डराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से लिखी जाती हैं, उन्हें डराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तीसरा था बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। 3 नंबर पे बात किसकी हम हो रही थी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो ना फंडामेंटल में आई ना सप्लीमेंट्री में आई, मतलब इसकी हेल्प से और क्वांटिटी लिखे नहीं जाते, और ये जो है वो फंडामेंटल की हेल्प से नहीं लिखे जाते, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री में लिखा गया। क्यों लिखा गया बेटा? ये वो क्वांटिटी है एंगल
और सॉलिड एंगल, जिसे फंडामेंटल की जो 7 क्वांटिटी है उसकी हेल्प से नहीं लिखा जाता। इसलिए ये डराइव्ड में हम नहीं ले सकते क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से नहीं लिखे जाते, और फंडामेंटल में ही नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी इनकी हेल्प से नहीं लिखी जाती। ठीक है, इसलिए हमने इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रखा। तो 7 फंडामेंटल थे और 2 सप्लीमेंट्री थे। अब इनको क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी हेल्प से बहुत सी क्वांटिटी नहीं लिखी जाती, और डराइव्ड ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल की हेल्प से नहीं लिखे जाते। तो इनको हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रखा, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 चीजें आई बेटा, एक तो एंगल आया और एक हमारे लिए क्या आया, सॉलिड एंगल आया। एक एंगल आया और एक क्या आया, सॉलिड एंगल आया। ठीक है बेटा, तो सप्लीमेंट्री में 2 चीजें आ गई, ये बात आप समझ गए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं डराइव्ड क्वांटिटी एंड दिए डराइव्ड यूनिट की तरफ। अब मैं जा रहा हूं बेटा डराइव्ड क्वांटिटी एंड दिए डराइव्ड यूनिट पर। ठीक है, बात समझना एक बार, हम लोग जा रहे हैं डराइव्ड क्वांटिटी एंड दिए डराइव्ड यूनिट एंड दिए डराइव्ड यूनिट। हम लोग अब जिस चीज पर जा रहे हैं बेटे वो जा रहे हैं डराइव्ड क्वांटिटी एंड दिए डराइव्ड यूनिट, इस चीज पर जा रहे हैं। ठीक है, डराइव्ड क्वांटिटी क्या है? Those quantity which can be written with the help of fundamental quantity is called derived quantity. Those quantity which can be written with the help of fundamental quantity is called derived quantity. ठीक है, जो fundamental quantity की help से लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, derived quantity कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात समझे, मैं लिख रहा हूं derived quantity, डराइव्ड क्वांटिटी, उनका फॉर्मूला डेफिनेशन पर जा रहे हैं हम लोग, उनके फॉर्मूला और डेफिनेशन पर जा रहे हैं, और उनकी डराइव्ड यूनिट पर जा रहे हैं, डराइव्ड यूनिट। अब एक बात आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान रख लें कि फिजिकल क्वांटिटी बहुत सी आएंगी, आपको उनका फॉर्मूला डेफ वगैरह अभी याद नहीं रखना, खास करके जो 10 to 11 मूविंग हमारे स्टूडेंट्स हैं। देखो बेटा, आप फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन चालू होने जा रहा है डराइव्ड क्वांटिटी में, तो हम बहुत से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका इंट्रोडक्शन है फर्स्ट टाइम। जैसे मैच स्टार्ट होता है, क्या होता है, मैच, क्रिकेट मैच स्टार्ट हो रहा है तो सभी प्लेयर्स के साथ इंट्रोडक्शन चलता है, उनके नाम उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी एक बार इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट है वो ये नहीं सोचेगी जितने फिजिकल क्वांटिटी आपके आ रहे हैं उनको अभी याद रखना है, ये भी नहीं है कि आपको उनके फॉर्मूला या डेफिनेशन याद रखने हैं। हां, यदि फिजिकल क्वांटिटी उनका फॉर्मूला डेफिनेशन गिवन है तो उसकी यूनिट लिखना, उसकी डायमेंशन लिखना हमें आना चाहिए। इस चैप्टर का जो हमारा बेस है कि 10 to 11 मूविंग बच्चा हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाने ही जरूरी नहीं है, लेकिन यदि उसको बता दिया जाए कि इसका फॉर्मूला ये है, डेफिनेशन ये है, तो क्या वो उसकी यूनिट और डायमेंशन लिख पाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम बात करने जाएंगे हम डराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे बेटा, उसके साथ आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, उसका फॉर्मूला डेफिनेशन मैं बताऊंगा, उसकी डराइव्ड यूनिट विच इज रिटन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, उसकी हम बात करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको एरिया, तो एरिया होता है बेटे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब बात समझे, सबसे पहले डराइव्ड यूनिट पर जब मैंने लिखा तो मैंने कहा एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। दूसरा मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। व्हाट इज ए वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या होगा, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब।
तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है बेटा, मीटर क्यूब। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी, अभी मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी। डेंसिटी होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या है, किलो, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हुई, केजी पर मीटर क्यूब। और ये डराइव्ड यूनिट क्यों है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट किलो और मीटर की हेल्प से लिखी गई है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं तुम्हें पता है, मीटर, किलो, सेकेंड, एम्पियर, मोल, केल्विन और कैंडला, ये सब क्या हैं, ये फंडामेंटल यूनिट है। तो डेंसिटी की यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। और ये कैसी यूनिट है बेटा, दिस इज द डराइव्ड यूनिट, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से लिखी गई है। अच्छा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहां मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, यह है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मान लो कि एक बॉडी यहां से लेकर के यहां तक गई है, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। यह है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों मीटर है, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो एक तरीके से हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरफ रख सकते थे, लेकिन मैंने फंडामेंटल नाम के हिसाब से केवल लेंथ को रखा है। वैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल ही हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट एक तरीके से क्या है, मीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। मान लो बॉडी यहां से यहां तक गई, तो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन दोनों की यूनिट क्या है, दोनों की यूनिट मीटर है। ठीक है, और डेराइव्ड क्वांटिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब बात समझे बेटा, मैं कह रहा हूं डेराइव्ड क्वांटिटी फॉर्मूला डेफ और डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, फॉर्मूला डेफिनेशन, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा स्पीड वेलोसिटी। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम को स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, टाइम को सेकेंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या है, जो भी क्वांटिटी है, मान लो फोर्थ है, फिफ्थ है, तो स्पीड की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। ये डेराइव्ड यूनिट क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से लिखा गया है। ये डेराइव्ड यूनिट क्यों है, क्योंकि दिस इज रिटन विद द हेल्प ऑफ
फंडामेंटल यूनिट। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी की, वेलोसिटी में चेंज की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। भाई मैंगो में मैंगो माइनस होगा तो मैंगो बचेगा बेटा, और मीटर पर सेकेंड में यदि मीटर पर सेकेंड माइनस होगा तो मीटर पर सेकेंड बचेगा। 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम की यूनिट भी क्या है? सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स। फोर्स क्या होगा बोलो? फोर्स होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो क्या होगा? मास का किलो, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का किलो और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? फोर्स की डराइव्ड यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की जो डराइव्ड यूनिट है वो क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द डराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो अब बात समझो, इसी को न्यूटन भी कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे इसको न्यूटन कह देते हैं। इसको स्मॉल एन से लिखते हैं बेटा, और कैपिटल एन से ऐसे लिखते हैं। बात समझना, कैपिटल एन से यदि न्यूटन लिख दिया तो ये नाम है 5 न्यूटन, इसका मतलब ऐसे न्यूटन 5 हो गया, ये नहीं होगा भैया। स्मॉल एन से जब न्यूटन लिखते हैं तो ये यूनिट है। तो स्मॉल एन से यदि आपने न्यूटन लिखा तो दिस इज द यूनिट। स्मॉल एन से जब आप लिखोगे तो ये क्या है? यूनिट है। और यदि इसको साइन में लिखना है तो एन। लेकिन न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। अब मेरी बात समझें, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कह देते हैं? न्यूटन। तो इसको स्मॉल एन से लिखते हैं, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन। लेकिन क्या है? फोर्स की डराइव्ड यूनिट क्या है? फोर्स की डराइव्ड यूनिट कौन है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है डराइव्ड यूनिट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल यूनिट किलो, मीटर और सेकेंड की हेल्प से लिखा गया है। फंडामेंटल यूनिट किलो, मीटर और सेकेंड की हेल्प से लिखा गया है इसको। इसीलिए जो फोर्स की यूनिट है वो डराइव्ड यूनिट ये है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी को क्या देते हैं? न्यूटन कह देते हैं। ठीक है। 8th, वर्क। अच्छा, यदि तुमसे पूछे कि फोर्स की डराइव्ड यूनिट क्या है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और क्या? हां, साइंटिस्ट के नाम पर उसको हम लोग क्या कह देते हैं? साइंटिस्ट के नाम पर हम लोग उसको न्यूटन कह देते हैं। ठीक है, तो ये डराइव्ड यूनिट लिखना बताया जा रहा है आपको। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डराइव्ड यूनिट लिखना बता रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 8 नंबर पॉइंट की। अभी मैं बात कर रहा हूं वर्क की। वर्क तो W बराबर होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? वर्क कहते हैं। फोर्स का क्या है बोलो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर। देखो, फोर्स की डायरेक्ट यूनिट कौन है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? मीटर। तो इसको क्या करें हम? लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? मीटर से मीटर इंटू हुआ तो क्या हो गया बेटा? ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बेटा जूल भी कहते हैं। तो जूल नाम पे क्या है? साइंटिस्ट के नाम पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जूल कहते हैं। अच्छा, इसको कैपिटल जे भी लिख सकते हैं। इसी को मैं न्यूटन मीटर भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं न्यूटन मीटर? क्योंकि फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, कोई पूछे कि वर्क की
डराइव्ड यूनिट क्या है? तो वर्क की डराइव्ड यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क की डराइव्ड यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल यूनिट किलोमीटर एंड सेकेंड की हेल्प से लिखा गया है। इसी को हम कहते क्या हैं? जूल कहते हैं हम इसको। इसी को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। और ये क्या हो सकता है? न्यूटन मीटर भी हो सकता है। अच्छा, न्यूटन मीटर भी वही है, जूल भी वही है, लेकिन एक्चुअली डराइव्ड यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज द डराइव्ड यूनिट ऑफ वर्क। अब हम बात कर रहे हैं पावर। हम लोग बात कर रहे हैं पावर की। हम लोग एक बात कर रहे हैं बेटा पावर। व्हाट डू मीन बाय पावर? पावर होता है बेटा वर्क डन बाय टाइम। पावर होता है बेटा वर्क बाय टाइम। व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होता है बोलो? वर्क। वर्क की यूनिट क्या है? किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? किलोमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये क्या हो जाएगा बोलो? यहां पे ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। तो व्हाट इज द डराइव्ड यूनिट ऑफ पावर? डराइव्ड यूनिट ऑफ पावर क्या होगी बोलो? किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब को हम क्या कहेंगे? डराइव्ड यूनिट कहेंगे बेटा। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा बोलो? वर्क का जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा बोलो? वाट। जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं ना इसको, और साइंटिस्ट के नाम पर इसको वाट भी कहते हैं। मतलब पावर की जो डराइव्ड यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से लिखा गया है किलोमीटर सेकेंड। ये फंडामेंटल यूनिट है जिसकी हेल्प से लिखा गया है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा? जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। और जूल पर सेकेंड साइंटिस्ट के नाम पर वॉट कहते हैं। तो किसी किसी को हम साइंटिस्ट के नाम पर उसके यूनिट को हम बोल देते हैं, लेकिन वॉट है क्या? वॉट देखा जाए तो किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब है। यदि हम देखें कि वॉट क्या है, तो वॉट एक्चुअली किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब को ही कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझे। अच्छा, जैसे कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की ड्राइव यूनिट लिख रहा हूं बेटा। मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। अब ये बहुत बच्चों के लिए न्यू वर्ड होगा, लेकिन हमें इससे नहीं जाना बेटा। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये है एक मास m1, ये एक मास m2 है, r डिस्टेंस पे है। फोर्स बिटवीन देम होता है Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। दो मास m1 m2 r डिस्टेंस पे है, तो फोर्स बिटवीन देम क्या हो जाता है? Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, और यहां G जो है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। तो ये क्या है? डराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या है? फॉर्मूला। अब हमें G क्या लिख दें? G को बोलो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख दें क्या? तो ये क्या हो गया बोलो? ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। और ये है कैपिटल G। ठीक, ये हो गया इसका बेटा फॉर्मूला। अब बोलो फोर्स की जब हम डराइव्ड यूनिट लिखने जाएंगे, फोर्स की यूनिट बोलो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट बोलो। फोर्स का किलो, ma फोर्स बराबर ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का अभी अभी निकाला था ना मैंने, क्या निकाला था फोर्स का? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
डिस्टेंस का बेटा मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और m1 किलो इंटू किलो, किलो स्क्वायर, क्यों, मास हो गया बेटा किलो और दूसरा मास भी हो गया बेटा किलो, तो किलो इंटू किलो, किलो स्क्वायर, किलो इंटू किलो, किलो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर किलो स्क्वायर, अपॉन में ये है ना सेकेंड टू दी पावर 2, तो नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड टू दी पावर -2। देखो बेटा किलो और नीचे किलो स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा किलो टू दी पावर -1 मीटर का क्यूब और सेकेंड टू दी पावर -2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट कि ये डेराइव्ड यूनिट है, क्यों है ये डेराइव्ड यूनिट, क्योंकि किलोमीटर और सेकंड की हेल्प से लिखा गया है। ये डेराइव्ड यूनिट क्यों है, क्योंकि किलो मीटर और सेकंड की हेल्प से लिखा गया है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। हम और क्या कह सकते हैं बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलो स्क्वायर, क्यों, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो एक्चुअली न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलो स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की डेराइव्ड यूनिट क्या है, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड टू दी पावर -2। गुड श्रेयांश, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड टू दी पावर -2, ठीक है बेटा। अच्छा आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है वो आज ही आप लिख लें। इसका एक रूल रहता है बेटा बहुत सिंपल, आप जब नोट्स बनाएं तो आप अपने फर्स्ट पेज की कॉपी फोटो खींच के और लास्ट पेज की फोटो खींच के आप मेरे मोबाइल पे भेज दें, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें विथ योर नेम, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लेक्चर नोट्स आपने बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर नोट्स के बीच में यदि कोई भी चीज आपको अलग मिले तो आप वहां क्वेश्चन मार्क कर दें। हो सकता है कि वो आपको एक आध लेक्चर या 2 लेक्चर के बाद एक्सप्लेन हो, लेकिन लेक्चर नोट्स लिखते समय मैंने थोड़ा ऑर्डर का ध्यान रखा हो, ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप लेक्चर नोट्स मिल चुका है, फेयर कॉपी लें, आप उसमें इसको लिखें। मेरी कोशिश रहेगी कि आप बेसिक से फिजिक्स को प्रॉपर करें ताकि आप फिजिक्स को बेहतर कर पाएं। जितनी बढ़िया बेसिक होगी बेटा, हमारी शुरू के 2, 3, 4 चैप्टर हमारे जितने अच्छे होंगे हम उतना बेहतर आगे करेंगे, ठीक है। आप एक फेयर कॉपी बनाए बेटा, उसमें एज इट इज समझते हुए आप फिजिक्स की कॉपी तैयार करें। फर्स्ट और लास्ट पेज को आप, हाँ, जहां तक पढ़ाया हुआ हो बेटा वहीं तक लिखें, उससे आगे लिखने का प्रयास नहीं करें क्योंकि वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं, सिर्फ उतनी चीजें लिखें जैसे जहां तक पढ़ा दिया सर ने वहां तक का नोट्स आप लिख लें, ठीक है। और उसमें जो भी दिक्कत है वहां क्वेश्चन मार्क कर दें, ठीक है। सर आने वाले हो सकता है जैसे बीच में कोई चीज लिख दिया हो तो 1-2 लेक्चर के बाद भी एक्सप्लेन हो जाएगा, ऑर्डर में मैंने लिख दिया हो, तो आप फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की फोटो खींच के आप मुझे भेज दें, लेकिन यहां से ज्यादा नहीं लिखें। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट लिखा, इसके आगे यदि 2-4 लाइन है तो वो बिल्कुल ना लिखें, यहां तक लिख करके आप मुझे भेज दें, ठीक है, अपने नेम के साथ। मुझे पता चल जाएगा कि आपने प्रॉपरली नोट्स बनाना स्टार्ट किया है। हम लोग 1-2 लेक्चर के बाद डायमेंशन के न्यूमेरिक पर चले जाएंगे और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब हम लोग डायमेंशन की एप्लीकेशन पे जाएंगे। जस्ट इन 1-2 लेक्चर, 1-2 लेक्चर के बाद बेटा जब हम सब डायमेंशन लिखना सीख लेंगे, यूनिट लिखना सीख लेंगे, तो ये एक न्यूमेरिक चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन आप शुरू से ही अपना बेहतर वर्क कंटिन्यू रखें। थैंक यू। ओके।